चलिए हम लोग आए हैं फिर राष्ट्रीय आंदोलन पे। राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ तक हो गया है? प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन जो शुरू होता है महाराष्ट्र से शुरू होता है, और महाराष्ट्र के दो संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, व्यायाम मंडल और मित्र मेला, और उसी के साथ अभिनव भारत। तो इन दोनों की बातें हो गई थी, और वहाँ हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से रैंड एंड आयरेस्ट की हत्या हुई, और फिर जंक्शन की हत्या हुई, और महाराष्ट्र के सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ को फांसी दी गई, कुछ को लंबी सजाएं दी गई। बंगाल का जो आंदोलन चल रहा है, बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, तो बंगाल की भी थोड़ी सी बात हुई थी। बंगाल में शुरुआत भद्रलोक द्वारा किया जाता है। भद्रलोक समाज द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है, और फिर अनुशीलन समिति का गठन होता है। अनुशीलन समिति का गठन प्रमथनाथ मित्र के नेतृत्व में होता है, और यह जो समिति गठित हुई 1903 में गठित हुई, और इसका नामकरण जो दिया गया वह एमएन राय द्वारा इसका नामकरण अनुशीलन समिति दिया गया। प्रारंभ में यह भारत अनुशीलन समिति इसका नाम था पूरा, लेकिन प्रमथनाथ ने इसे शॉर्ट किया और सिर्फ अनुशीलन समिति के नाम से इसे जाना जाने लगा। बाद में इसमें वारेंद्र कुमार घोष, अवनीश चंद्र जुड़े, फिर भूपेंद्र नाथ दत्त, उल्लासकर दत्त, तो इस तरह के नाम इसमें युवाओं के जुड़े। और इन लोगों ने क्योंकि इसका जो अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति का उद्देश्य इसका भी उद्देश्य वैसे ही है जैसे व्यायाम मंडल का जो उद्देश्य था। व्यायाम मंडल के उद्देश्य में आपने देखा था कि युवकों को विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण देना था। वैसे ही अनुशीलन समिति का भी कार्य युवाओं को शारीरिक नैतिक प्रशिक्षण देना है। शारीरिक नैतिक प्रशिक्षण देना है। इसके अध्यक्ष की बात हो गई थी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आपके प्रमथनाथ ही हैं, प्रमथनाथ मित्र। इसके उपाध्यक्ष चितरंजन दास, अरविंद घोष, और जो कोषाध्यक्ष हैं सुरेंद्रनाथ ठाकुर हैं। कार्यकारिणी की एक सदस्य आपकी हैं, और वो सदस्य कौन से हैं कार्यकारिणी की? कार्यकारिणी की जो सदस्य हैं वो सिस्टर निवेदिता हैं, विवेकानंद की शिष्या हैं। यह अनुशीलन समिति इस अपने उद्देश्य के साथ कार्य करती रही। बाद में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए वारेंद्र कुमार घोष जुड़े। अविनाश चंद्र जुड़े, उल्लासकर दत्त जुड़े, और आपके भूपेंद्र नाथ दत्त। ये वारेंद्र घोष अरविंद घोष के छोटे भाई हैं। अरविंद घोष के छोटे भाई हैं, और ये भूपेंद्र नाथ दत्त ये विवेकानंद के छोटे भाई हैं। विवेकानंद के छोटे भाई हैं। विवेकानंद का जो पहले नाम था वो आप नरेंद्र नाथ दत्त, उनका पहले नाम था। बाद में खेतड़ी के महाराजा ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया। तो भूपेंद्र नाथ दत्त इनके छोटे भाई हैं, और वारेंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के छोटे भाई हैं। वारेंद्र कुमार घोष ने युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया, और इसमें से कुछ युवाओं को उन्होंने क्रांतिकारी प्रशिक्षण के लिए भी तैयार करना शुरू किया। वारेंद्र कुमार घोष का उद्देश्य था कि हम पुलिस अधिकारियों या ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके ब्रिटिश प्रशासन को पंगु बना सकते हैं और अस्त्र शस्त्र आदि इकट्ठा करें।
इस उद्देश्य से वारिंद्र कुमार घोष द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, भवानी मंदिर। 1905 में एक पुस्तक भवानी मंदिर लिखी गई। 1907 में एक पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा, वर्तमान रणनीति। इसी बीच 1906 में इन लोगों ने युगांतर नामक पत्र प्रारंभ किया। युगांतर नामक पत्र 1906 में प्रारंभ हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही इस पत्र को बंद कर देना पड़ा। और इस पत्र के पहले संपादक जो हैं, पहले संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त है। तो पहले संपादक ये हैं, इनको 1 वर्ष की सजा भी हुई इस पत्र में लेखों के कारण। भवानी मंदिर में युवाओं को क्या कहा गया था? युवाओं को कहा गया था कि वो अपनी शक्ति को ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपनी शक्ति को संकेंद्रित करें, और जब तक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक राजनीतिक सन्यासी का जीवन जिए। तो भवानी मंदिर में इस तरह राजनीतिक सन्यासी के रूप में जीवन जीने, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया था, जिससे वो अपने अंदर ब्रिटिश सरकार से लड़ने की शक्ति को इकट्ठा कर सकें। वर्तमान रणनीति में ब्रिटिश सरकार से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए युद्ध की बात कही गई, गोरिल्ला युद्ध की बात कही गई, सैनिकों से संपर्क करने की बात कही गई। वर्तमान रणनीति में ये सब बातें कही गई, और वर्तमान रणनीति का इतना प्रभाव था उस समय कि यह युवाओं के क्रांतिकारियों की पाठ्यपुस्तक बन गई। क्रांतिकारियों की पाठ्यपुस्तक बन गई थी, यह पाठ्यपुस्तक बन गई। तो क्रांतिकारियों की पाठ्यपुस्तक अगर कहा जाए तो वो कौन सी है? वर्तमान रणनीति है। वर्तमान रणनीति लिखा किसने था? इन दोनों को लिखा है वारिंद्र कुमार घोष ने। भवानी मंदिर भी और वर्तमान रणनीति भी। भवानी मंदिर 1905 में युवाओं को राजनीतिक सन्यासी के रूप में रहने के लिए प्रेरित करती है, साथ में उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने को प्रेरित करती है। यह भवानी मंदिर जो है मुख्य रूप से आनंद मठ जो उपन्यास था, इस आनंद मठ से प्रेरित थी, इसी से प्रेरित होकर यह लिखा गया था। वर्तमान रणनीति में युवाओं को युद्ध आदि की बात की जाती है, सैनिकों से किस तरह से संपर्क किया जाएगा, किस तरह से गोरिल्ला युद्ध से ब्रिटिश सरकार को परास्त किया जाएगा। युगांतर पत्र जब प्रारंभ हुआ तो प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त है इसके। इन्हें इसके लिए 1 वर्ष की सजा भी हुई। बाद में इसे बंद कर दिया गया। जब बंद कर दिया गया उसके बाद इन लोगों ने एक लेखों का संग्रह प्रकाशित किया और उसका नाम था मुक्ति कौने पाथे। मुक्ति कौने पाथे यानी पाथे, मुक्ति कौने पाथे यानी मुक्ति का कौन सा मार्ग है। मुक्ति यानी स्वतंत्रता का कौन सा मार्ग है। तो मुक्ति का कौन सा मार्ग है, कौन सा मार्ग है। तो इसमें पूरी रणनीति बताई गई कि किस तरह से युद्ध करना है, किस तरह से युवाओं को ये प्रेरित किया गया कि देखो हिंसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी ब्रिटिश अधिकारी को मारने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़े से हिम्मत की आवश्यकता है और एक किसी भी अस्त्र से उसकी हत्या की जा सकती है। अस्त्र के लिए कहा गया कि अस्त्र थोड़ी सी सक्रियता से अस्त्र भी इकट्ठा किया जा सकता है, उसे कहीं छुपाया जा सकता है और फिर हत्या की जा सकती है। साथ में ये कहा गया कि धन की आवश्यकता होगी, तो धन की आवश्यकता पहले चंदा लेकर पूरा किया जाएगा, लेकिन जब काम बढ़ेगा तब अधिक धन की आवश्यकता होगी। ऐसे में ये इसमें बताया गया कि समाज के जो धनी लोग हैं उनसे ज़बरदस्ती भी धन लिया जा सकता है। ज़बरदस्ती धन लेने की बात, क्योंकि यह जो कार्य किया जा रहा है समाज के लिए किया जा रहा है, राष्ट्र के लिए किया जा रहा है और राष्ट्र के कार्य के लिए
अगर राष्ट्र के कुछ लोगों से ज़बरदस्ती अगर धन लिया जाए तो उसे बुरा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे डकैतियों के माध्यम से धन लेने की भी बात कही गई और इन्हें क्या कहा गया, इन्हें नाम दिया गया स्वदेशी डकैती, स्वदेशी डकैतियाँ। तो स्वदेशी डकैतियों के माध्यम से बंगाल के क्रांतिकारी धन इकट्ठा करने की भी बात सोचते हैं और ये बात आपके मुक्तिकौने पाठ्य में बताई गई थी। इसी प्रकार ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा एक पत्रिका आपकी संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या नामक एक पत्रिका प्रकाशित की जा रही थी। इसी प्रकार आपके अरविंद घोष वंदे मातरम उनकी पत्रिका थी। यहाँ यह जो युगांतर है, जब बारिशाल की वो घटना याद कीजिए, जब हम लोग स्वदेशी आंदोलन देख रहे थे, तो जब प्रांतीय सम्मेलन हुआ था अब्दुल रसूल के नेतृत्व में, तो वहाँ पर पुलिस ने उनको, सूर्यनाथ बनर्जी को पीटा था। तो उसके बाद युगांतर ने उसकी आलोचना की थी और कहा था कि देश के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने की आवश्यकता आ गई है। तो इस तरह की घोषणा युगांतर द्वारा उस समय की गई थी। अब अनुशीलन समिति का जो गठन है, कल ही बात हुई थी कि अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी स्वरूप के रूप में गठन का जो वर्ष माना जाता है 1907 माना जाता है। हालांकि इसका गठन 1930 में हुआ है, लेकिन इस क्रांतिकारी कार्यों के संदर्भ में इसका गठन 1907 माना जाता है, क्योंकि सुमोध मलिक के घर पर जो इसका पहला सम्मेलन 1906 में हुआ, उसी सम्मेलन में यह बात खुल के सामने आ गई कि वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जैसे लोग हिंसात्मक कार्रवाइयों को करना चाहते हैं। हालांकि प्रमथनाथ की ये विचारधारा नहीं थी, वो चतुरंगड़ी क्रांति की बात कर रहे थे। चतुरंगड़ी क्रांति का मतलब था कि छात्रों को, किसानों को, श्रमिकों को और सैनिकों को एक साथ जोड़ना है, तब यह क्रांति की जाए। लेकिन इतना धैर्य वारेंद्र कुमार घोष के पास नहीं था, वो तत्काल कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, इसलिए एक अलग रास्ता वो हिंसा का अपनाते हैं। अनुशीलन समिति के माध्यम से जो पहली हत्या की गई, पहले तो जो बंगाल के, पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर है फुल्लर, उनकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी हत्या नहीं हो सकी, उसमें असफलता मिली। बाद में उनके वो ट्रेन से जा रहे थे, तो उस ट्रेन को पलटने की योजना बनाई गई। हालांकि वो ट्रेन पटरी से उतर जरूर गई मेदिनीपुर में। तो 1907 में इन लोगों ने फुल्लर, पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्रेन को पटरी से उतारने का कार्य किया, परंतु फुल्लर बच गए। तो 6 दिसंबर की 1907 की ये घटना है, फुल्लर बच गए। दूसरी योजना इन लोगों ने बनाई, जो आपके किंग्सफोर्ड बंगाल में, कलकत्ता में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। युवाओं को ढेर सारी सजाएं इन्होंने दी थी, तो इसलिए युवा इन्हें मारना चाहते थे। तो इसके लिए एक प्लान बना कि इन्हें एक किताब गिफ्ट की जाए, एक पुस्तक गिफ्ट की जाए, और पुस्तक के पन्नों को काट कर उसमें बम रखा गया था और इस तरह से उसे एडजस्ट किया गया था कि पुस्तक खोलते ही वह बम फटे। किंग्सफोर्ड को यह पुस्तक भेंट की गई। किंग्सफोर्ड ने संभवतः यह सोचा कि हमने अपने किसी पुराने एक मित्र को कोई कानून की किताब दी थी, वही लौटाया है, ये पार्सल से गया था किताब, तो उन्होंने सोचा कि वही लौटाया है उस कानून की किताब को, तो वह बिना खोले ही उसे ले जाके अपने अलमारी में रख दिया। तो इस तरह से किंग्सफोर्ड यहाँ बच गए। फिर इनका ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर हो गया। मुजफ्फरपुर में इन्हें मारने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को दी गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी गए मुजफ्फरपुर इन्हें मारने के पहले ही पुलिस को इसकी सूचना मिल गई, सतर्कता बढ़ गई, पहरेदारी बढ़ गई। एक समारोह से जब किंग्सफोर्ड वहाँ, ये माना जा रहा था कि वहाँ जाने वाले हैं,
वहाँ से एक गाड़ी निकली और वह गाड़ी किंग्सफोर्ड की गाड़ी जैसी ही थी, लेकिन उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था। उस गाड़ी में कैनेडी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हमदर्दी रखते थे, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री बैठी थी। तो इन लोगों ने उसी गाड़ी पर बम फेंक दिया और उसमें उनकी पुत्री मारी गई कैनेडी की। उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग गए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 30 अप्रैल 1908 की यह घटना है। 30 अप्रैल 1908 को यह कार्य किया गया था। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया था, लेकिन किंग्सफोर्ड उसमें था नहीं, उसकी गाड़ी थी ही नहीं, वो तो मिस्टर कैनेडी की गाड़ी थी और उसमें उनकी पत्नी और उनकी पुत्री बैठी थी। तो यह किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान भी असफल हुआ। ये लोग खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भाग गए, लेकिन खुदीराम बोस को वायनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और प्रफुल्ल चाकी उससे थोड़ा सा आगे निकल गए। मोकामा स्टेशन पर उन्हें पुलिस ने घेर लिया और जब उन्होंने बचने का कोई रास्ता नहीं देखा तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद ही स्वयं को गोली मार ली। खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए 1 मई 1908 को। तो 1 मई 1908 को जब गिरफ्तार हुए तब इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। 11 मई को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। तो दूसरी घटना जो है किंग्सफोर्ड की हत्या, किंग्सफोर्ड की हत्या। यह क्या थे? कलकत्ता में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। यहाँ इनकी हत्या का प्लान किया गया था। एक किताब में बम रख कर भेजा गया। परंतु यह बच गया। इसका स्थानांतरण कहाँ हो गया? किंग्सफोर्ड का स्थानांतरण मुजफ्फरपुर हुआ। मुजफ्फरपुर हो गया। जब मुजफ्फरपुर स्थानांतरण हो गया तब यहाँ इसकी हत्या का प्लान बना कि यहाँ इसकी हत्या की जाए। यहाँ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को इसकी हत्या की जिम्मेदारी दी गई। ठीक। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को इसकी हत्या की जिम्मेदारी दी गई। किसकी जिम्मेदारी? किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? गलती से किंग्सफोर्ड की गाड़ी से मिलती जुलती गाड़ी पर बम फेंका। मिलती जुलती गाड़ी पर बम फेंका जिसमें मिस्टर कैनेडी जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखते थे, राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखते थे कि पत्नी और पुत्री बैठी थी। पुत्री उस गाड़ी में थी। पुत्री मारी गई। तो मिस्टर कैनेडी जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखते थे, संयोग से इनकी पत्नी और पुत्री उस गाड़ी में थी और ये लोग मारी गई। इसके बाद इन लोगों की धरपकड़ शुरू हुई और ये घटना कब की है? ये घटना है 30 अप्रैल 1908 की। 30 अप्रैल 1908 की ये घटना है। 1 मई
1908 को खुदीराम बोस पकड़ लिए गए। खुदीराम बोस गिरफ्तार हो गए। 11 मई 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई। इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक, सबसे युवा हैं, इन्हें फांसी दी गई। 15 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में इन्हें फांसी दी गई। तो अब तक के सबसे युवा व्यक्ति जिन्हें फांसी दी गई वो हैं खुदीराम बोस। अब खुदीराम बोस का प्रभाव बंगाल और बिहार के युवाओं पर इतना था कि बंगाल और बिहार के युवाओं ने अपनी धोतियों के बॉर्डर पर खुदीराम बोस का नाम लिखवाया। खुदीराम बोस का नाम लिखवाया, चित्र बनवाया। ठीक, तो इतने युवाओं में इतने लोकप्रिय हैं कि युवाओं ने इन्हें अपना आदर्श माना। प्रफुल्ल चाकी के साथ क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी जो है ये मोकामा स्टेशन पर पुलिस से घिर जाने के कारण स्वयं को गोली मार लिए। तो स्वयं को प्रफुल्ल चाकी ने गोली मार लिया। खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए और उन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना की सूचना 1 मई को ही कलकत्ता पहुंची और जब ही इस घटना की सूचना कलकत्ता पहुंची तमाम छापे, हर जगह छापे मारे गए। आपने कल जो बात हुई थी कि अनुशीलन समिति ने कुछ लोगों को बम बनाने के लिए, कुछ लोग इसमें बम बनाने के एक्सपर्ट थे, जैसे उलास्कर दत्त हैं और आपके कानूनगो हैं हेमचंद्र दास कानूनगो। तो उलास्कर दत्त और हेमचंद्र दास कानूनगो, उलास्कर दत्त और हेमचंद्र दास कानूनगो क्या हैं ये लोग? ये दोनों लोग बम बनाना जानते थे। ये हेमचंद्र दास क्या किए थे? इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर बम बनाना सीखने के लिए पेरिस गए थे। तो वहां पर पेरिस से ये बम बनाना सीख कर आए थे। तो अनुशीलन समिति के नेतृत्व में मानिकताल में, कलकत्ता में मानिकताल में बम बनाने का कारखाना शुरू किया गया। तो मानिकताल पर भी जब 1 मई को सूचना मिली इस किंग्सफोर्ड पर हमले की, इस बम कांड की, तब मानिकताल पर छापा पड़ा और ढेर सारे लोग इस छापे में गिरफ्तार हुए, जिसमें बारेंद्र कुमार घोष हैं, हेमचंद्र दास कानूनगो हैं, उपेंद्र बनर्जी हैं, उलास्कर दत्त हैं। तो इन लोगों को आजीवन कारावास की काले पानी की सजा दे दी गई। काले पानी की सजा का मतलब है, काले पानी की सजा उसे कहा जाता है कि जब अंडमान के सेलुलर जेल में भेजा जाता था, जिसे उसे काला पानी की सजा कहा जाता था। तो इन लोगों को विभिन्न छापे पड़े और जब ये छापे पड़ रहे हैं, यहाँ जब छापा पड़ा तो इससे संबंधित लोगों को जो गिरफ्तारियाँ हुई, तो गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, इन पर मुकदमा चला।
तो यह जो मुकदमा चला है इसे मानिकताल षड्यंत्र केस या अलीपुर में यह मुकदमा चला इसलिए इसे अलीपुर षड्यंत्र केस बोला जाता था। तो इसे इस पर छापा पड़ा और छापा पड़ने के बाद विभिन्न लोगों को गिरफ्तारियां हुई और इसी के साथ आपने नरेंद्र नाथ गोसाई, यह जो है इसकी भी गिरफ्तारी हुई और यह सरकारी गवाह बन गया। नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया। तो ऐसे में इसकी हत्या की यह गवाही न दे पाए, गवाही देने से पहले इसकी हत्या का प्लान बना और कन्हई लाल दत्त तथा सुरेंद्र नाथ ने इसकी हत्या कर दी। कन्हई लाल दत्त और सुरेंद्र नाथ ने इसकी हत्या कर दी नरेंद्र गोसाई की। और इस केस में जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, अपनी पुलिस डायरी जो प्रस्तुत करने जा रहे थे, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रांगण में ही उनकी हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप लगाया गया जतेंद्र मुखर्जी के। जतेंद्र मुखर्जी पर यह आरोप लगाया गया, हालांकि यह साबित नहीं हो पाया। तो ये बात भी आप यहीं देख लें। नरेंद्र गोसाई क्या हुआ? सरकारी गवाह बन गया, सरकारी गवाह बन गया। तो इसकी हत्या की प्लानिंग बनी। अब इसकी हत्या गवाही से पहले ही हत्या की गई थी, तो यहाँ ये लोग सफल रहे थे। इसकी हत्या जो है नरेंद्र गोसाई के सुरेंद्र सेन ने की और कन्हई लाल दत्त ने। तो कन्हई लाल दत्त और सुरेंद्र सेन ने इसकी हत्या कर दी। शमशुल आजम यह जो है सुपरिटेंडेंट था, पुलिस सुपरिटेंडेंट, इसकी भी हत्या कर दी गई। बंगाल आलम, शमशुल आलम, इसकी भी हत्या कर दी गई हाई कोर्ट परिसर में ही। इधर छापा पड़ा तो क्या हुआ, यहाँ कई लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने में आपके वारेंद्र कुमार घोष हैं, उलास्कर दत्त हैं, हेमचंद्र दास हैं, उपेंद्र बनर्जी हैं। तो इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई और इन्हें काला पानी की सजा दी गई, आजीवन काला पानी की सजा दे दी गई। इसी में एक व्यक्ति को और आरोपी बनाया गया था और वो आरोपी बने थे अरविंद घोष को भी आरोपी बनाया गया था। यह जो छापा पड़ा इसके बाद जो मुकदमा चला उसे क्या कहा जा रहा है? इस मुकदमे को कहा जा रहा है अलीपुर षड्यंत्र केस। यह केस कब चला? 1908 में। और इसी को बोला जाता है मानिकताल षड्यंत्र केस, या इसको मानिकताल षड्यंत्र केस भी बोला जाता है। ठीक, तो अगर ये पूछा जाए कि अलीपुर षड्यंत्र केस कब चला, तो अलीपुर षड्यंत्र केस आपका 1908 में चला। यही मानिकताल षड्यंत्र केस है और इसी षड्यंत्र केस के तहत वारेंद्र कुमार घोष, उलास्कर दत्त, हेमचंद्र दास, उपेंद्र बनर्जी को आजीवन काले पानी की सजा दी गई। और साथ में अरविंद घोष को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन चित्तरंजन दास ने इनकी वकालत की कोर्ट में। तो चित्तरंजन दास के कठिन प्रयत्न के बाद अरविंद घोष मुक्त हो सके। तो अरविंद घोष चित्तरंजन दास के कठिन प्रयत्न पर अरविंद घोष मुक्त हुए। ठीक, तो अब जब इतनी गिरफ्तारियां हुई, इन लोगों को सजाएं हो गई, तो कलकत्ता जो केंद्र था वह बिखर गया। अब जो केंद्र बना वह ढाका बना। अनुशीलन समिति की एक शाखा, एक केंद्र 1904 में ही पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका में बना था। तो अब पुलिन दास ढाका में सबका नेतृत्व करते हैं और पुलिन दास की भी गिरफ्तारी
1910 में हो जाती है। तो ढाका षड्यंत्र केस के तहत पुलिन दास भी गिरफ्तार होते हैं, 7 वर्ष की लंबी सजा उन्हें दी जाती है। यह इस सूचना को पाकर जो प्रमथनाथ मित्र हैं वो बहुत आहत हुए और उनका निधन हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि अरविंद घोष जब मुक्त हुए तो मुक्त होने के बाद इन्होंने कर्मयोगिन नामक एक पत्रिका अंग्रेजी में शुरू की। इसके कुछ लेख आपत्तिजनक थे, सरकार ने इन्हें वारंट भेजा। तो वारंट मिलने के बाद ये फरार हो गए और पांडिचेरी चले गए और वहीं इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और 1916 में ऑरविले आश्रम पांडिचेरी में स्थापित कर लिया। तो इन्होंने क्या किया, अरविंद घोष ने, इन्होंने कर्मयोगिन नामक पत्रिका शुरू की, लेकिन इस पर आरोप लगा, कुछ आपत्तिजनक लेख थे इस पर, इसलिए इन पर वारंट इन्हें निकाला गया। लेकिन ये भाग गए कहाँ, पांडिचेरी, और राजनीति से संन्यास ले लिए और वहीं पर 1916 में ऑरविले नामक आश्रम स्थापित कर लिए। ठीक, कलकत्ता केंद्र एक तरह से समाप्त हो गया। जब कलकत्ता केंद्र समाप्त हो गया तब ढाका केंद्र बना। अब ढाका केंद्र बना, यहाँ भी छापेमारी हुई। 1910 में ढाका षड्यंत्र केस चला। यहाँ के मुखिया कौन थे, पुलिन दास थे। पुलिन दास की गिरफ्तारी हुई और इन्हें लंबी सजा, 7 वर्ष की लंबी सजा हो गई। अब ढाका के बाद वारिशाल केंद्र बना। इस समय यतीन्द्र मुखर्जी जो है वो सामने आते हैं और सभी क्रांतिकारी जो गुट हैं वो उन्हें अपना नेता मानने लगते हैं। यही आगे चलकर बाघा जतिन के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, तो प्रथम विश्व युद्ध में बंगाल के क्रांतिकारियों ने यह प्रयास किया कि हमें विदेशी सहायता मिल जाए। जर्मनी से ये लोग हथियार मंगाना चाहते थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। एक बार इन लोगों ने 1909 में एक प्रयास सेना में विद्रोह कराने का किया था। 10वीं जाट रेजिमेंट, क्रिसमस का समारोह चल रहा था कलकत्ता में, तो उसमें गवर्नर जनरल सहित सभी बड़े अधिकारी उसमें इकट्ठा होने वाले थे और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी 10वीं जाट रेजिमेंट को दी गई थी। तो इन लोगों ने सोचा कि इस रेजिमेंट के कुछ सिपाहियों को अपनी ओर मिला लिया जाए, इस तरह की योजना थी। लेकिन इसकी सूचना पुलिस को मिल गई तो यह योजना असफल हो गई। इन लोगों ने विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। अंततः जो है उड़ीसा में बालासोर में पुलिस से घिर गए ये बाघा जतिन और उसी में मार डाले गए। ठीक, तो इसको यहीं रोकते हैं, फिर इसको कल कंटिन्यू रखा जाएगा। थैंक्स।